जो एक्सिस है वो एक साइड में, जो बेस होगा एक साइड का सर्कुलर बेस, उसका डायमीटर है, उसी के वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड। तो इसमें जैसे लास्ट वाले में क्या था, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थे प्लस इंटीग्रेशन सब लगे।
दोनों गलत है, दोनों के ऊपर से नीचे के नंबर्स को फर्स्ट टर्म के ठीक हो रहेगा, सेकंड टर्म को क्या किया सेकंड टर्म को बनाएगा पहले एक डेस्क ले लो, एक डेस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसका फाइंड करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। इसका कैसे फाइंड करोगे? पहले इसका फाइंड करना है, इसके अबाउट क्या ये एक्सेस इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो पहले एक सेंटर ऑफ मास से एक्सेस बना, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सेस बना जो पैरेलल भी हो पहले वाले के इसके। अब इस डिस्क का इसके अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, पहले डिस्क का इसके अपने डायमीटर के अबाउट फाइंड किया और प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इसको अब इंटीग्रेट करना है। डीएम कितना होगा, मास कितना होगा इसका, m बाय l लेंथ का मास m है तो dx लेंथ का कितना होगा, ऐसा कर सकते हैं, यूनिफॉर्म है तो शेप है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, पूरा सिलेंडर अगर करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में आर स्क्वायर और 4 दोनों ही कांस्टेंट हैं, दूसरे वाले में मुझे ये पुट करना पड़ेगा, तो m बाय l इंटू डी एक्स ये, और एक्स स्क्वायर, और x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से l तक, एक्सिस बिल्कुल एंड में है तो 0 से स्टार्ट हुआ l तक जाएगा, कितना हो जाएगा, स्मॉल m ही है तो m r स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ से कितना आएगा, l क्यूब बाय 3, l कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। मतलब अगर रेडियस 0 होता तो रॉड बन जाता, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, लेंथ 0 होता तो डिस्क बन जाता, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है,
उसमें से एक सर्कुलर पार्ट निकाल दिया गया है। उसका कितना है, मैं बड़े डिस्क का फाइंड करूंगा माइनस स्मॉल डिस्क, तो बिग डिस्क का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ए ए डैश। क्या ए ए डैश एक्सिस जो है वो बड़े डिस्क के लिए डायमीटर है, तो डायमीटर तो यही फॉर्मूला होगा मास स्क्वायर बाय 4। एम कितना, ये हो जाएगा एम बड़े डिस्क के लिए सिर्फ लिख रहा हूं भी, इनटू रेडियस का स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाय कितना 4 माइनस छोटा डिस्क, छोटे डिस्क के लिए भी ये डायमीटर है, तो सेम फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाय 4, लेकिन उसका एम डिफरेंट होगा, उसका एम कैसा होगा आर बाय 2 का स्क्वायर है ना, इसका रेडियस आर बाय 2 इनटू इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो रेडियस आएगा वो भी इसका आएगा, वो भी आर बाय 2 होगा, डिवाइडेड बाय डायमीटर है तो 4 ही आएगा। तो इसको सिंपलीफाई करना, कितना होगा सिंपलीफाई करोगे, कितना होगा क्या, कितना रहेगा सिंपलीफाई करोगे, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं बट इस क्वेश्चन में उनको डाउट है। इसके बाद
सेकेंड में क्या है? छोटे डिस्क का पैरेलल एक्सिस भी यूज करना पड़ेगा, और बड़े वाले के लिए तो डायमीटर ही होगी। बड़े डिस्क के लिए बीबी राज में डायमीटर ही है, तो यही सेम चीज लिखेंगे उसके लिए। माइनस छोटे डिस्क के लिए डायमीटर नहीं है वो, इसके पैरेलल एक डायमीटर लेकिन इसका है यहाँ, तो इसके अबाउट मुझे पता है इतना ही आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, इससे यहां तक लेके जाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस से। तो पैरेलल एक्सिस से क्या होगा, इसका मास, छोटे डिस्क का मास इनटू उसका रेडियस का स्क्वायर है। तो ये तो एज इट इज मैं इसके अबाउट लिखूंगा पहले। ये तो हो गया इसके डायमीटर के अबाउट, प्लस क्या करना पड़ेगा, इसमें आएगा ही नहीं, सिग्मा पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, पाई कितना हो जाएगा, ये तो मास हो गया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस आर बाई 2। तो इन दोनों को ऐड कर सकते, कुछ कॉमन आ जाएगा ना, तो दिस इनटू 5/4 आ जाएगा बस। तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, इतना आएगा। और नेक्स्ट सी, इसमें क्या होगा, दोनों में पैरेलल एक्सिस लग जाएगा ना, दोनों के लिए टैंजेंट है वो, तो दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, तो ऐसे ही कुछ आएगा। पहले इसमें लगाता प्लस मास इंटू आर स्क्वायर माइनस दूसरा वाला तो वही आ जाएगा जो यहाँ लिखा है मैंने, सिग्मा बाय ये मास आर स्क्वायर बाई 4 प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, इतना आएगा क्या, मुझे वो वाला कुछ टाइप नहीं किया था, मैंने इधर एक एक्सिस बनाया, फिर इधर एक एक्सिस बनाया, जेड एक्सिस काइंड ऑफ, और उसके अबाउट मैंने फाइंड किया, दोनों का सब्ट्रैक्ट किया,
और फिर इससे पहले निकाला और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो z एक्सिस से आ गया और अब मैं ये लगा रही थी परपेंडिकुलर किसके लिए? बी के लिए? हाँ, आना चाहिए था। सर बी के लिए कौन सा वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास के साथ आ रहा है? तो देखो बी के लिए बड़े वाले डिस्क के लिए तो जो है जिससे पूछा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, छोटे वाले डिस्क के लिए देखो उधर बीच में एक बनाया ना, उसके सेंटर जीरो शेप एक और बात ना नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट में उसका जो सेंटर ऑफ मास है कोई सेंटर ऑफ मास। अगर मैं पूरे इसके लिए देखो, मैंने जो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया है सिर्फ स्मॉल डिस्क के लिए किया है, मैंने पूरे सिस्टम के लिए नहीं किया। अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकता, जैसे मैंने इसका फाइंड कर लिया बी का, बी से अगर मैं चाहूँ कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये फाइंड करूँ तो वो नहीं हो पाएगा, है ना, बी से सी डायरेक्टली, क्योंकि बी और सी दोनों में से किसी पर भी सेंटर ऑफ मास लाई नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने एक डिस्क के लिए, सिर्फ स्मॉल डिस्क के लिए किया, वो मैं कर सकता हूँ क्योंकि स्मॉल डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ से पास कर रहा है ना। ठीक है, इसमें भी वैसे किया मैंने, दोनों का अलग अलग किया तो दोनों के अलग अलग में लगा पाया, है ना, क्योंकि इसके लिए भी बीबी डैश जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसके लिए मैंने सीसी डैश से डिस्टेंस लिया है, सीसी डैश सेंटर ऑफ मास से, सॉरी वो जो बीच वाला डायमीटर वाला है वो, ठीक है, वो पास कर रहा है, अलग अलग लगाया तो लग गया। डायरेक्टली अगर करना चाहोगे इससे ही, तो फिर पहले तुम्हें ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसके अबाउट कितना है, यहाँ एक एक्सिस होगा r/6 डिस्टेंस पर, याद है ना, सेंटर ऑफ मास r/6 पर आया था उसका, तो यहाँ से पहले तुम्हें इसका फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसका फाइंड करना पड़ेगा, तब आएगा। सेम ही एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, बस वो शेयर कर देता हूँ। सर ये जनरली मैंने लिखा है, कोई भी सॉलिड स्फीयर है उसका क्या होता है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट 2/5 r स्क्वायर, और अगर टैंजेंट के अबाउट फाइंड कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस, तो डायमीटर प्लस डायमीटर से टैंजेंट तक जाने के लिए r डिस्टेंस, इसलिए ऐसा है। ये जनरल फॉर्मूला मैंने दोनों का लिखा। अब ए में जो एक्सिस है वो क्या है, दोनों के लिए डायमीटर है, तो दोनों के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 2/5
m कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले के लिए भी सिमिलर 2/5 डेंसिटी इंटू 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, लेकिन रेडियस तो r/2 है, तो ये वॉल्यूम हुआ, मास हो गया टोटल, और अब रेडियस का स्क्वायर और रहेगा, टोटल कितना होगा ये, यही होगा। सेकेंड में एक के लिए क्या है, बीबी एक के लिए डायमीटर है, तो 2/5 एम इंटू रेडियस का स्क्वायर माइनस दूसरे के लिए क्या है, बीबी डैश से टेंजेंट छोटे वाले के लिए, तो उसमें 7/5 लगेगा, तो 7/5 और रेडियस r/2 और अगेन यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर होता है, तो ये कितना आएगा, क्या इतना आ रहा है,
सी सी डैश, इसमें क्या लगेगा, दोनों के लिए टैंजेंट है तो दोनों में 7/5 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, और छोटा सा मेथड होता है, मतलब ऑब्वियस सी चीज लेकिन फिर लिखना पड़ता है। जैसे अगर ये जो स्फीयर है इसमें हर डायमेंशन को अगर मैं डबल कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना टाइम्स हो जाएगा। स्फीयर की डेंसिटी को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ और हर डायमेंशन डबल कर रहा हूँ इसका। हर डायमेंशन डबल करने का मतलब तो बड़ा वाला उसका भी डायमीटर डबल हो गया होगा, तो छोटा वाला उसका भी डायमीटर डबल होगा। अरे ये r और r/2 था ना, उसकी जगह मैंने कर दिया यहाँ पर 2r और यहाँ कर दिया r, तो सारे डायमेंशन डबल हो गए, बड़ा कर दिया मैंने उसको स्फीयर को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना टाइम्स, 2⁵ यहाँ दिख रहा है वो, यहाँ क्लियरली रेडियस पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है ना, 2⁵ तो यही हो गया स्केलिंग। स्केलिंग अप, डबल किया मतलब स्केल अप किया मैंने। कम कर, अगर रेशियो में कम कर रहा हूं तो स्केलिंग डाउन है, रेशियो बढ़ा रहा हूं तो स्केलिंग अप हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को बस स्टेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, यहां से क्लियरली दिख रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी किस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू मास, और किस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा, लेंथ होगा, जो भी होगा, मतलब डायमेंशन बोल देता हूं मैं इसको का स्क्वायर। ठीक है, ये फिजिकल डायमेंशन है, वो डायमेंशन क्वांटिटी वाला डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं मास के टर्म्स में नहीं करता, मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो फिर ऐसे हो जाएगा। इसके पहले वाले में जहां पर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, प्लेनर ऑब्जेक्ट था, जिसमें सरफेस डेंसिटी थी, उसमें r⁴ आया, इसमें r⁵ आया है। तो हमें दोनों में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बस थोड़ा सा। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, बॉडी I हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट एरिया, सरफेस डेंसिटी में इसको कह सकता हूं। एंड कितना हो जाएगा, एक और डायमेंशन का पावर 4 हो जाएगा। ये कब होगा, इन केस ऑफ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कह सकते हो, ऑफ मास। जैसे एग्जांपल, डिस्क हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, हॉलो कोन हो सकता है, जिसमें सरफेस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, तो ये वाला होगा।
अगर किसी क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन करना होगा तो यूजुअली हमें कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, तो बहुत पहले एमटीबी को आया था, 10 साल पहले होगा, इसको पुराना क्वेश्चन हो गया है। ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। जिसमें साइड क्या है, एल है इसका, और इसका जो एक्सिस है, इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वो इस तरह का है। ये एक्सिस इसकी सरफेस डेंसिटी मैं दे लेता हूँ 3 टाइम्स 3 सिग्मा, सरफेस डेंसिटी इसका पूरे का। मैं यहाँ एक ट्रायंगल ऐड कर रहा हूँ। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा, और यहाँ भी एक ट्रायंगल ऐड कर देता हूँ। ये भी वैसे ही एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये मुझे पता है, कितना होगा? हाँ, अरे इसका, सिर्फ इसका ब्लू वाले का नहीं, डेंसिटी भी 3 टाइम्स किया ना, डेंसिटी भी 3 टाइम्स किया ना। यहाँ सिग्मा था, यहाँ 3 सिग्मा है। देखा है वो एंगल 30 डिग्री है। एंगल 30 डिग्री कैसे हो जाएगा? वो वाला, ये वाला। हाँ। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3i, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3i, सिर्फ इसलिए क्योंकि मास 3 गुना हो गया होगा, डेंसिटी ट्रिपल 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए। अब अगर मैं इस पूरी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करता हूँ तो कितना आएगा? इतने का कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स और इनटू 3 टाइम्स। ये भी 3 टाइम्स हो रहा है और ये भी 16 टाइम्स हो रहा है ना, क्योंकि लेंथ तो इस ट्रायंगल का 12 हो गया ना, है ना? तो 12 हुआ है तो इसकी वजह से 16 टाइम्स हुआ, 2⁴, और डेंसिटी भी 3 टाइम्स हुआ, तो टोटल कितना हुआ? 48 टाइम्स हो गया। और
ये अभी भी मीडियन ही तो है, एक्सिस एक्सिस मीडियन ही है, तो 48 आई हो जाएगा इसका, है ना। इसका कितना होगा, ये भी सेम ही है, कितना होगा इसका, तो टोटल कितना हुआ 96 आए, लेकिन उसमें से ये दोनों माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 90 आएगा, वही आंसर है। तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 48 आए प्लस 48 आए, और उसमें से 3i और 3i माइनस करना पड़ेगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेन है, यूनिफॉर्म मास n, साइड l, इसका हम पहले डिराइव कर चुके हैं, बट स्टिल फिर से करना है, और इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है हमें, ये मैट्रिक्स मेथड से करना है। यहाँ सेंट्रॉइड होगा, तो एक एक्सिस यहाँ से सेंट्रॉइड से जा रहा है x, दूसरा वाला मीडियन ही हो जाएगा, और z एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगा। तीनों मेथड ऑफ स्केलिंग से डिराइव करना है। ठीक है, O is सेंट्रॉइड। फॉर्मूला सबका पता है, लेकिन हमें ये मेथड यूज करना है। क्या प्रॉब्लम, स्क्वायर बना दिया, तो उससे क्या बन गया, आधे ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बना, मीडियन के बाद काटने के बाद फिर पूरा ट्रायंगल है, इधर से जुड़ा इधर से जुड़ा, उसके बाद फिर रेक्टेंगल का रॉड के जरिए होता है, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, रॉड मान के उसका कर सकते हैं।
ऐसी मानना है ज्यादा तो अब इन चारों का हमने देखा अलग अलग। ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए मीडियन ही है, इसके लिए भी मीडियन है। मीडियन के अबाउट आई, तो इसका आई हो गया। इसका भी मीडियन है ब्लू वाला, तो इसका भी आई हो गया। इसका मीडियन वो नहीं है, तो इसका मीडियन अलग फाइंड करके उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ा है। और वैसे ही सिमिलरली इसके लिए। अब चारों का ऐड कर लेंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 16i है। और जिसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 2i प्लस यहां से 2i प्लस ml स्क्वायर बाय 4। उसको सॉल्व करना है बस। कितना आएगा? यहाँ से 4 आएगा, इधर जाएगा 12i बचेगा। यहाँ और कितना ml स्क्वायर बाय 2, तो i कितना आ गया? ml स्क्वायर बाय 22। ये हमने पहले इंटीग्रेशन से डिराइव किया था। ऐसा ही अब x और z में कर सकते हो। पहले z एक्सिस का ही कर लो। तो इसमें भी ऐसा ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। टू एल साइड का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसमें फिर 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इसमें एक्सेस कैसा है? इसमें परपेंडिकुलर टू प्लेन है, जेड एक्सेस है। तो जिसके अबाउट फाइंड करना है वो होगा, बड़े वाले का मीडियन में ले लेता हूँ, तो यहाँ सॉरी सेंट्रॉइड, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रॉइड के अबाउट ऐसे ही ना, एक्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन सेंट्रॉइड से जाए। ये हो गया। अब ये बड़े वाले का भी सेंट्रॉइड है, और ये जो छोटा ट्रायंगल बीच में बन रहा है उसका भी सेंट्रॉइड है ना, प्रूव किया जा सकता है आसानी से। और मैं फिर से अज्यूम करूंगा कि रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो इस बड़े वाले डिस्क इसका प्लेट का कितना हो जाएगा? प्लेट ADF, ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा? इसका 16i हो जाएगा इसके अबाउट। अब इसका कितना होगा? CBE का कितना होगा? क्योंकि उसके सेंट्रॉइड से ही पास कर रहा है एक्सेस, आई ही होगा। इसका कितना होगा ABC का? आई तो होगा ही प्लस, तो अब इसके पैरेलल इसके सेंट्रॉइड से एक्सेस लेना पड़ेगा एक, क्योंकि ऐसा एक्सेस होगा। फिर यहां से ये करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सेस लेना। सिमिलरली इसके सेंट्रॉइड से भी एक एक्सेस लेना पड़ेगा ऐसा, है ना। यहाँ से ये करना पड़ेगा और इसके सेंट्रॉइड से भी लेना पड़ेगा यहाँ से। तो तीनों के लिए क्या बराबर ही आएगा? इसके अबाउट तो आई ही आएगा क्योंकि सेंट्रॉइड ही है। इसके अबाउट आई ही आएगा, इसके अबाउट आई ही आएगा। फिर यहाँ से शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट, ये बराबर है तीनों। कितना आएगा? आई प्लस ये कितना डिस्टेंस? मास एक ट्रायंगल का m इनटू इसका कितना डिस्टेंस? L बाय √3। और इतना ही बाकी दोनों का भी होगा। तो दिस इज इक्वल टू my ऑफ CEF and that is equal to my of BDE। तीनों का बराबर है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 16i which is equal to, यहां से देखें तो एक का i और बाकी का 3 टाइम्स i प्लस ml स्क्वायर बाई 3,
है ना, इसका स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। 4i इधर आएगा तो 12i इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ml स्क्वायर, सो i कितना आ गया ml स्क्वायर बाई 12। कर देता हूँ, इसी में बस एक्सेस चेंज करना पड़ेगा मुझे, एक्स एक्सेस ऐसा लेना, ठीक है, तो बाकी जो एक्सेस है वो भी उसी तरह से लेंगे हम लोग। तो इन दोनों के लिए एक्सेस सेम ही हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, और इसके लिए एक एक्सेस एक्स एक्सेस के पैरेलल ऐसा लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा L/3 और ये उसका आधा हो जाएगा। तो ये जो BCE है उसके लिए तो ये भी मीडियन से ही पास हो रहा है, तो उसका I ही रहेगा। फिर क्या है ABC के लिए यहां से करोगे तो I रहेगा, मीडियन से I, मीडियन नहीं सॉरी सेंट्रोइड से I प्लस कितना M L/√3 का स्क्वायर, और BDE का कितना होगा, इसके मीडियन से I प्लस कितना करना पड़ेगा M L/2√3 का स्क्वायर, और इतना ही इसका भी होगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 16i which is equal to यहाँ से I plus I plus ml square by 3 plus 2 times I plus ml square by ये कितना है 12, इसको सोल्व कर लेना है। I is equal to ml square by 6 plus ml square by 3 कितना होता है ml square by 2 होता है। आगे radius of gyration,
रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या है वो इससे हो जाएगा चेंज, है ना। हम किसी बॉडी को, इस बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी करना चाहते हैं तो उसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर, उस पार्टिकल को कहां प्लेस कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पर। वैसे ही अगर मैं इसके रोटेशनल मोशन को स्टडी करना चाहता हूं तो भी मैं इसको एक पार्टिकल से रिप्लेस कर सकता हूं, है ना। मतलब पार्टिकल की सर्कुलर मोशन से रिप्लेस कर लूंगा और उस पार्टिकल को कहां रखना पड़ेगा, एक्सिस से जिस डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन में घुमाना पड़ेगा, उस रेडियस को जो कह रहे हैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन। तो रोटेशनल मोशन में अगर हम एक पार्टिकल से रिप्लेस करना चाहते हैं किसी बॉडी को तो हम सेंटर ऑफ मास पर नहीं रखेंगे, हम एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखेंगे, एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वो सर्कुलर मोशन में जाएगा और उसी को हम कह रहे हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर था, डायमीटर ही ले लेता हूं एक्सिस, हाँ सेम था रेडियस का। मैं क्या करूंगा, इसको एक पार्टिकल से रिप्लेस कर लूंगा और एक पार्टिकल से रिप्लेस करने का मतलब क्या होगा, सेम मास का पार्टिकल, मास m, ये डिस्टेंस k से डिनोट करते हैं यूजुअली, और ये इस k रेडियस के सर्कुलर मोशन में इस सेम एक्सिस के अबाउट जाने लगेगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये होता है यहां से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, m into k स्क्वायर, पार्टिकल के लिए तो मास into डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर इसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन ये है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो 2/5 mr square is equal to mk square, so k is equal to कितना हो गया, यही रेडियस ऑफ डायरेक्शन। तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन के टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज क्या होगा, m into k स्क्वायर, है ना, इसमें कुछ और नहीं करता, सिर्फ mk स्क्वायर।
ठीक है, कितना है R/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका? यूनिफॉर्म डिस्क है और डायमीटर क्या होता है, मास स्क्वायर बाय 4 होता था, और रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म्स में तो इनके स्क्वायर ही होगा, तो के कितना आएगा? R/2 आएगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन होगा R/2। हाँ, उसमें पढ़ा था टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम की कैसे लिख सकते हैं? तो एक सेंटर ऑफ मास के मोशन की वजह से जो है उसको हम क्या कहते थे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और एक सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से कुछ और दिखाई देगा, उसको हम इस चैप्टर में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, अदरवाइज वाइब्रेशनल भी कह सकते हैं उसको कभी कभी। तो ये हो गया कौन सा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी मेरा टॉपिक ये नहीं, और ये बन जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए या फाइंड करने के लिए हमेशा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से ही उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो अब इसकी बात करते हैं। मान लो एक सिस्टम छोटा सा ले लेते हैं, मान लो मैंने एक छोटा सा एक सिस्टम ले लिया, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, और मैं सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस ऐसा ले लेता हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरह का, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ही देखना है, तो मतलब सारा डिस्टेंस इससे मेजर करना पड़ेगा, रोटेशन इसी के अराउंड हो रहा है ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये है एक एक्सिस जिसके अराउंड सारे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, 3D रहेगा या 2D रहेगा, कोई भी रहेगा, ऐसा एक्सिस अगर मैंने लिया तो सारे डिस्टेंसेस इस लाइन से लेने पड़ेंगे, है ना? किसी भी प्लेन में इस लाइन से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं एक पार्टिकल कहीं पर ले लेता हूं, यहाँ मान लो, और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहा है। ये कोई भी डिस्टेंस आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम लोग देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी दिखाई दे रही है? हाफ dm इंटू उसका v होगा कुछ, है ना, v स्क्वायर काइनेटिक।
और v को क्या लिखोगे? v को r ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन में ही तो जाएंगे सारे पार्टिकल्स और यही डिस्टेंस रहेगा एक्सिस से, तो r ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया। क्या इसमें से ओमेगा हर पार्टिकल का बराबर होगा? तो फिर तो यही आ गया इंटीग्रल में और ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, है ना? तो ये क्या बन गया? हाँ, आई बन गया ना वापस, लेकिन किसके फ्रेम से देख रहे हैं? तो ये मार्क लगा दिया यहाँ पर। हाफ एम बी स्क्वायर के जैसे ही फॉर्मूला है ना, लेकिन क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए मैं बस एक आर लगा देता हूँ, है ना? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देख रहे हो तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला हमेशा के लिए यही रहेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तुम पहले से ही जानते हैं, हाफ टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो दोनों का सम करना पड़ेगा। और अगेन जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो x में y में z में अलग अलग हो सकता है, वैसे ओमेगा भी हो सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो इस एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसके अराउंड ऐसा घूम रहा है और साथ में इसके अराउंड भी ऐसे घूम रहा है, ठीक है? तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा? इधर से अलग काइनेटिक एनर्जी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ICM ये वाला एक्सिस और ओमेगा इसके अराउंड जो भी है वो लेना पड़ेगा। फिर इधर से अलग लेना पड़ेगा हाफ ICM ये वाला मोमेंट, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका ओमेगा और ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी में ऐसा होगा। यूजुअली ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है, भरोसा कुछ नहीं है, तो कैंगुलर मोमेंटम के साथ कर चुके हैं लोग गड़बड़। अगर दोनों आर और दोनों ओमेगा सेम है तो वो डायगोनल सर्कुलर मोशन हो जाएगा, डायगोनल नहीं, वो बहुत डेंजरस होता है, वो अच्छा नहीं होता, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। देखो अगर मैं ये कहूँ कि कैसे एग्जांपल दूं, जैसे सपोज ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है और साथ में ये ऐसे भी घूम रहा है, तो इसका जो ओमेगा वेक्टर है ये वाला ओमेगा वेक्टर वो ऐसे कोण बनाएगा, है ना? तो तुम ये नहीं कह सकते कि डायगोनल के अबाउट ऐसे ऐसे होने लग गया, तो कोण कैसे? इसका ओमेगा वेक्टर ऐसा है ना, अब तुम्हारा एक्सिस ही घूम रहा है तो इसका ओमेगा वेक्टर भी साथ में घूमेगा, एक्सिस अगर रोटेट हो रहा है तो। जैसे ये फैन है मान लो, यही इसका जो रॉड है वो भी घूमने लगा मान लो ऐसा, है ना? तो इसका जो ओमेगा वेक्टर है वो अभी नीचे पॉइंट कर रहा है, रॉड जब हॉरिजॉन्टल जाए तो ओमेगा वेक्टर इधर आ जाएगा, ओमेगा वेक्टर इधर आ जाएगा, ओमेगा वेक्टर ही पूरा घूमने लगेगा, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो अलग अलग एक्सेस में ही रख के काम करो तो अच्छा रहता है, लेकिन इमेजिन करोगे तो बहुत खराब मोशन होता है। तो एक जगह में परपेंडिकुलर है इसलिए ना, वही बोला कि अगर परपेंडिकुलर नहीं, मान लो एक ओमेगा ऐसा है और एक ओमेगा ऐसा है, ठीक है? तो इस ओमेगा की वजह से ऐसे घूमेगा और ये वाला जो ओमेगा इसकी वजह से ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और साथ में क्या हो रहा है, इस एक्सिस पे ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो जो ओमेगा वेक्टर इसके अलाउंग था वो ही घूम रहा होगा पूरा ऐसे, ठीक है? इधर वाले जो ओमेगा है उस रेट से ये पूरा घूम रहा होगा। लेकिन अगर एक ओमेगा ऐसा नहीं परपेंडिकुलर, एक ओमेगा ऐसा है और एक ओमेगा ऐसा है, तो अब क्या होगा? ये ऐसे कोनिकली घूमने लगेगा उसके अलावा, है ना? तो कंपोनेंट्स में काम करना इज मच बेटर, उसी में करना अगर ऐसा कुछ हुआ तो।
अब ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। इन केस ऑफ प्योर रोटेशन, मान लो कोई फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड एक्सिस है या इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो? तो ये जो VCM है, ऐसे केस में VCM को हम ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू डिस्टेंस जो भी होगा डी, आर जरूरी नहीं है, डी लिख सकते हैं, है ना? जैसे तुम्हारे पास मान लो कोई भी एक ऐसा है, इसमें सेंटर ऑफ मास यहाँ है लेकिन तुम्हारे इंस्टेंटेनियस एक्सिस यहाँ मिल रहा है, ये डिस्टेंस डी है ना? तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये भी इधर जाने लगेगा ना, और कितनी वेलोसिटी से जाएगा? ओमेगा इंटू डी से जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को क्या लिख दोगे? ओमेगा इंटू डी, और प्लस जो है वो तो ठीक है इधर, करेक्ट? प्योर रोटेशन है तो ओमेगा से भी आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? हाफ कॉमन, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन, और बीच में क्या आएगा? पैरेलल एक्सिस के। मान लो यहाँ पी पॉइंट से पास कर रहा है ये एक्सिस, और ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था, तो इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। प्योर रोटेशन के केस में पूरी काइनेटिक एनर्जी पे ऐसा लिख सकते हैं, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ रोटेशनल नहीं है। इसमें ऐसा देखने में लग रहा है कि प्योर रोटेशन है तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और जब भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा तो सेंटर ऑफ मास से ही करना पड़ेगा, ठीक है? ये नहीं बता सकते, इसको नहीं बता सकते रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म रॉड है,
आ गया होगा अब तक। तो ये आ गया होगा। बहुत मेहनत कर दिया। इसका तो फॉर्मूला बताया था ना, ओमेगा कितना होगा, 4 माइनस माइनस 2 रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स, कितना है 1, है ना, कितना आया 6 रेडियन पर सेकेंड। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी, इन दोनों का मिड पॉइंट है तो एवरेज हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, ये एवरेज कितना आ गया 1। अब अगर ये दोनों है मेरे पास, फॉर्मूला वहां है बॉक्स के अंदर, तो यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ इंटू एम इंटू वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई सी एम, कितना होगा एम एल स्क्वायर बाई 12, तो एन इंटू एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आ गया 1, सेकेंड टर्म कितना आएगा 3 4 जूल। इसमें से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1 जूल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3 जूल। अब डायनामिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक साथ न्यूटन्स लॉ भी यूज करेंगे और वर्क एनर्जी भी, ठीक है, दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं। तो इसमें न्यूटन्स लॉ क्या क्या था, क्या था, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही था ना। नेट टॉर्क इज इक्वल टू कितना था आई अल्फा, जिसमें इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, ये कहां से लिखना है, ऐसा पॉइंट जो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है या फिर सेंटर ऑफ मास, है ना, क्योंकि सूडो को सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो ऊपर जाएगा इस तरह से, ठीक है। और तीसरा वर्क एनर्जी, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था, यही सब यूज करेंगे, नया कुछ नहीं है, इतना ही है जो हमने पहले पढ़ रखा है, उसी का एप्लीकेशन है बस। सबसे पहले वो सबसे सिंपल हो सकता है वो कर लेते हैं। ये एक रॉड है जिसको एक एंड से पिवट करके रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया, नीचे ग्रेविटी लगेगी। जिस समय रिलीज किया है उसको मैं t इज इक्वल टू 0 मान रहा हूँ।
तीन इनिशियल फाइंड करना है, 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन जब ये रॉड वर्टिकल होगा उस इंस्टेंट पर, ठीक है, उस समय वो रुकेगा नहीं, उस समय वो मोशन में रहेगा, तो उस इंस्टेंट पर DEF फाइंड करना है। सर हाजिर को छोड़ दीजिए। हाँ, फर्स्ट में क्या करोगे, इसमें एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड एक्सिस है, उसके बाद टॉर्क का इक्वेशन लिखोगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा।
सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जब भी फोर्स या टॉर्क का इक्वेशन लिखना होगा तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस क्या क्या है? कीवर्ड से एक फोर्स होगा और mg होगा। तो mg ले लेते हैं यहाँ बीच में, और पिवट से फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? तो दोनों अज्यूम कर लेते हैं, Fy और Fx। अब ये फिक्स पॉइंट है, तो ये बेस्ट पॉइंट है हमारे लिए इक्वेशन लिखने के लिए, वहां से ही लिखेंगे। लेकिन जहां से टॉर्क लिखा वहीं से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना पड़ेगा, सेम एक्सिस। तो टॉर्क अबाउट P कितना होगा? mg इंटू L/2, और किसी का टॉर्क नहीं होगा यहाँ से, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना? ml²/3 होता है ना एंड पॉइंट से। यहाँ से ml²/12 था प्लस ml²/4 इंटू अल्फा। अल्फा कितना आ गया? यहाँ से ये भी देख सकते हो, डायरेक्शन भी एक ही है इसलिए नहीं लिखा मैंने, क्लॉकवाइज। तो अल्फा भी क्लॉकवाइज होगा, कितना होगा? 3g/2l, बाकी कट जाएगा। और ये कैसा है? क्लॉकवाइज। अब क्या करें? नेटवर्क से नहीं, वर्क तो डी में यूज करना पड़ेगा, इधर तो एक्सेलरेशन है, फोर्स है, इसमें वर्क का कोई मतलब सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? पी के अराउंड सर्कुलर मोशन में जा रहा है। सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन होता है, फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास moves in circular motion around P। P फिक्स पॉइंट है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस पे नहीं है, वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो उसके अराउंड सर्कुलर मोशन में सारे पॉइंट्स हैं हमेशा के लिए। तो सर्कुलर मोशन में है तो इसके दो एक्सेलरेशंस होंगे, ACM टेंजेंशियल एक होगा, ACM सेंट्रीपिटल एक होगा। सेंट्रीपिटल वाला एक कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस होता है, तो ओमेगा तो जीरो ही है ना? ओमेगा क्या है? जीरो ही है, अभी तो छोड़ा ही है बस। ये होगा कुछ, कितना होगा? अल्फा इंटू आर। आर लेकिन कितना होगा? इसके अराउंड सेंटर ऑफ मास का सर्कुलर मोशन है, उसका रेडियस क्या होगा? L/2। तो अल्फा 3g/2l और आर L/2, कितना आ गया? 3g/4। और क्लॉकवाइज इसलिए किधर आएगा? डाउनवर्ड आएगा। तो टोटल एक्सेलरेशन यही हो गया 3g/4 डाउनवर्ड। सी इसमें फोर्स फाइंड करना है, तो इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? हाँ, नेट फोर्स वाला। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल में क्या इक्वेशन होगा? फोर्स का इक्वेशन अगर हम लिख रहे हैं, नीचे एक्सेलरेशन इसलिए नीचे पॉजिटिव ले लेता हूं, mg माइनस Fy इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल, सॉरी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? 3g/4। Fy कितना आता है? mg/4। और x एक्सिस में एक ही फोर्स है Fx,
और कोई फोर्स ही नहीं है, इज इक्वल टू मास इनटू इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन भी नहीं है ना, और सेंटर में कोई एक्सीलरेशन भी नहीं है, वर्टिकल एक्सीलरेशन है। ये वाला होता तो हॉरिजॉन्टल होता उस पॉइंट पर। तो मतलब फोर्स सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल फोर्स mg/4। अब डी के लिए वर्क एनर्जी करना पड़ेगा, कितना आता है ना, 3 नहीं 2 नहीं आएगा, रूट ऑफ 3 जी बनेगा, 3 स्क्वायर के अंदर ये रूट ऑफ 3 जी बनेगा। ग्रेविटी का वर्क होगा, क्या इसका भी वर्क होगा? क्यों नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट नहीं है उस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं होगा।
3G आ गया। क्या ओमेगा? तो 3G/L। ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? तो रॉड फाइनली कैसा हो गया है? वर्टिकल हो गया है, मतलब यहाँ आ गया है। तो इसका सेंटर कहाँ आ गया है? सेंटर यहाँ आ गया है, इस तरह का सर्कुलर मोशन करते हुए। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mg इंटू सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, L/2 नीचे आया है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? हाफ IP ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, डिराइव किया था थोड़ी देर पहले, फिक्स पॉइंट है। तो हाफ IP मतलब कितना है? mx²/3 और ओमेगा स्क्वायर -0 से आ जाएगा ओमेगा। अब फिर से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, तो अगेन वही करेंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। कट जाए। टेंजेंशियल कितना एक्सेलरेशन है? 0 है। अल्फा इंटू आर होता है, लेकिन अल्फा इस बार 0 आएगा। और सेंट्रीपिटल कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर तो है इस बार 3G/L टाइम्स रेडियस L/2, तो 3G/2 हो गया। किधर है? अपवर्ड होगा, है ना? क्योंकि सेंटर यहाँ है, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, जो कि यहाँ पर अल्फा 0 है। इस पॉइंट पर अगर फोर्स का ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं तो mg इधर से ही पास करेगा। अगर मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, ये पिवट था, इससे तो Fx Fy आएगा ही। एक mg होगा जो इसी से पास करेगा, ऐसे ही रहेगा। तो P के अबाउट देखोगे तो नेट टॉर्क 0 है ना, टॉर्क अबाउट P इज 0, इसलिए अल्फा 0 है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर ऊपर है, यहाँ से सेंटर यहाँ है, इसके ऊपर की तरफ हो गया। अब क्या करोगे नेक्स्ट में? मैं वापस फोर्स का इक्वेशन,
फोर्स y एक्सिस में अगर लिखते हैं तो y एक्सिस में क्या होगा Fy माइनस mg is equal to mass into acceleration vertically up ऊपर है 3g/2 तो Fy आ गया कितना आ गया 5mg/2 और x एक्सिस में इक्वेशन लिखोगे तो Fx is equal to 0 कुछ नहीं मास है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं अब ना तो वर्टिकल पोजीशन ना हॉरिजॉन्टल पोजीशन जनरल पोजीशन पर फाइंड करते हैं सेम क्वेश्चन तो पूछ रहा था छोटा सा कि अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक रखता हूँ उससे क्या फर्क पड़ेगा सपोज मेरे पास में एक और ब्लॉक रखे क्या होगा हाँ? हाँ, मैंने रखा है सिर्फ अटैच नहीं किया है, ध्यान देना तो जैसे ये छूटेगा उसका नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे काम और ये तो देखो ये सेंटर का एक्सेलरेशन कितना है कहाँ गया हाँ 3g/4 है अगर मैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछता तो कितना आता रेडियस से लो जाता जी से बड़ा हो जाता मतलब वो ब्लॉक से कोई फर्क रॉड को नहीं पड़ेगा वो अलग हो जाएगा है ना रॉड फ्री फॉल में आएगा जी से ये उससे फास्ट नीचे आएगा है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रॉड को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये हॉरिजॉन्टल था और इससे थीटा एंगल नीचे आ गया रॉड फोर्स यहां से लग रहा है mg और यहां से भी लगेगा तो अब मैं इस तरह से ले लेता हूँ इधर fx ले लेता हूँ और इधर fy ले लेता हूँ डॉट p के अबाउट लिखना है कितना लिखोगे mg इंटू कितना डिस्टेंस l/2 cos थीटा होगा is equal to ml square by 3 into alpha तो ये आएगा उसके बाद हमें ओमेगा भी फाइंड करना है तो वर्क केमिस्ट्री थ्योरम कर सकते हो या अगर अल्फा तुम्हारा जनरल पता है तो तुम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो क्या लिखोगे ओमेगा टी ओमेगा बाय टी थीटा उसके साथ इंटीग्रेट करोगे उससे भी आ जाएगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा mg इनटू कितना नीचे आ गया ये कितना है l/2 sin थीटा is equal to half
ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आएगा 3g sin थीटा बाय l का स्क्वायर रूट, करेक्ट। अब सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास जा रहा है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक इधर होगा AC और एक इधर होगा AT। AC वाला कंपोनेंट कितना होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। ओमेगा स्क्वायर यहाँ था 3g sin थीटा बाय l इंटू l बाय 2। और टेंजेंशियल वाला कितना होगा अल्फा इंटू आर, अल्फा भी हमारे पास था। ये दोनों मिल गए। अब क्या करें, अब फोर्स का इक्वेशन। तो फोर्स का दो इक्वेशन, एक y एक्सिस में पहले अगर मैं लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन नीचे इसलिए इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा पॉजिटिव, mg cos थीटा इधर होगा ना, mg cos थीटा माइनस fy इज इक्वल टू m का at वाला कंपोनेंट, at वाला कंपोनेंट है 3g cos थीटा बाय 4। तो fy कितना mg cos थीटा बाय 4। और x एक्सिस में क्या होगा, x एक्सिस में fx एक फोर्स है और पीछे फोर्स कितना है mg का sin थीटा इज इक्वल टू उधर भी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला कंपोनेंट जो कि है कितना 3g sin थीटा बाय 2। तो fx इज इक्वल टू कितना हो गया 5 mg sin थीटा बाय 2। दोनों फोर्स आ गए, रिजल्टेंट फाइंड करना है तो वो थी कितना है, कुछ अच्छा ही आएगा। mg बाय 4 कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट में क्या आएगा, यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से 1 cos स्क्वायर थीटा आएगा। अब नेक्स्ट टाइम यही सब करेंगे, थोड़ा स्ट्रेन ये सब आएगा, थोड़ा स्ट्रेन आएगा उसमें थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट टाइम बहुत टाइम नहीं।